नमस्कार। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका महादेश के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था, उसमें कि ग्रीनलैंड के बारे में बताया था कि ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन उस पर राजनीतिक तौर पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ध्यान रखना है। आज के पार्ट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे अक्षांशों के बारे में। अक्षांश कौन कौन से अक्षांश उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है, एक मिनट के लिए देख लीजिए। आर्कटिक वृत्त, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके नीचे ये मान लें 66.5 डिग्री है, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है। तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो जो भी अक्षांश रेखाएं होती है वो एक वृत्त बनाती है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक वृत्त। तो ये आर्कटिक वृत्त ही है, ये आर्कटिक वृत्त ही है जो यहाँ से गुजरती है। तो इसे ध्यान में रखना है कि आर्कटिक वृत्त जो है ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले अलास्का। अलास्का के बारे में मैंने बताया था कि अलास्का जो क्षेत्र है वो अमेरिका का 50वां राज्य है, और ये पहले एशिया का भाग था। एशिया में रसिया का हिस्सा था, रूस का, और वहाँ से अमेरिका ने खरीदा है। तो ये अब अमेरिका का भाग है। ये भले कनाडा से लगा हुआ है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? ये अमेरिका का है। तो ये किसका पार्ट हुआ? ये अमेरिका का पार्ट हुआ। ध्यान में रखिएगा। तो ये अलास्का से होकर के 66.5 देख लीजिए। अलास्का से, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड। तो ये तीनों क्षेत्र याद रखिएगा कि आर्कटिक वृत्त दे देगा, नहीं तो 66.5 डिग्री तो देगा नहीं, ऐसे नहीं देगा, आर्कटिक वृत्त ही लिखेगा कि आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो अलास्का से, उसके बाद कनाडा से, और उसके बाद ग्रीनलैंड से। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ से 49 डिग्री समानांतर 49 डिग्री पैरेलल लाइन गुजरती है। 49 डिग्री समानांतर के बारे में मैंने बताया था कि ये दो देशों के बीच में सबसे लंबी सीधी रेखा वाली लाइन है जो बॉर्डर बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच में। ऐसा संभव उसी देश में हो सकता है कि जिस दो देशों के बीच में एकदम सीधी लाइन हो, जहां पर सबसे ज्यादा शांति हो। मतलब इन दोनों देशों के बीच में सबसे ज्यादा शांति है, इसीलिए यहां पर एक भी गोली आज तक नहीं चली है इन दोनों के बॉर्डर पे। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 झीलों के बारे में मैंने बताया था, जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स में सुपीरियर के बाद मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो, 5 झीलों के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी। मतलब कहने का साफ साफ है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा बनता है वो 3 चीजों से बनता है। एक है 49 डिग्री समानांतर, उसके बाद 5 झील को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लेक्स के सहारे, और उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी। तो तीनों में से कोई एक देगा, आपको समझ लेना है। अच्छा, इन 5 झीलों में से जो ग्रेट लेक्स है, इन 5 झीलों में से एक झील ऐसी है जो दोनों देशों में नहीं है। मतलब 4 झील इसमें से दोनों देशों में है, मिशिगन को छोड़ करके। मिशिगन जो है वो अमेरिका में पड़ता है, तो ये पूरी तरीके से अमेरिका में है। बाकी के जो 4 झीलें हैं वो दोनों देशों में पड़ता है, यूएसए और कनाडा दोनों में। उसके बाद आगे देखेंगे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये 23.5 डिग्री रेखा है। ये 23.5 डिग्री लाइन है जो यहाँ से होकर गुजरती है। ये मैक्सिको से होकर गुजरती है। देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिको है, तो ये मैक्सिको से होकर गुजरती है। और मैक्सिको के बाद यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है बहामास द्वीप। तो बहामास से होकर गुजरती है। तो ये मैक्सिको और बहामास से होकर के जाती है। ये भारत से भी होकर जाती है। वहीं कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, तो ये भी ध्यान रखना है। नीचे आपको 0 डिग्री मिलेगा, तो जो दक्षिण अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है, तो यहाँ से तो 0 से बढ़ेंगे आगे तो इसी तरीके से 90 तक पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री तक। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अक्षांश के बारे में था। अब अमेरिका के कुछ देशों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे अलास्का तो अमेरिका का, यूएसए का हिस्सा है। यहाँ पर है कनाडा, ये कनाडा है। कनाडा के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद में मैक्सिको, मैक्सिको के बाद में ग्वाटेमाला है, ब्लेज है, एल सल्वाडोर है, होंडुरस है, और निकारागुआ है। उसके बाद कोस्टारिका है और पनामा है। पनामा नहर देख लीजिए, कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है।
इन देशों में से, इन ये जो आप 7 देश देख रहे हैं ना यहाँ, तो इन देशों में से मतलब पूरे उत्तरी अमेरिका को देख लीजिए, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। उत्तरी अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो दोनों तरफ समुद्र से नहीं लगे हैं। बाकी के सारे देश आप देख लीजिए दोनों तरफ समुद्र से लगे हैं। इस साइड में पड़ता है अटलांटिक महासागर और उस साइड में पड़ता है क्या, प्रशांत महासागर। तो सभी देश प्रशांत और अटलांटिक दोनों से लगे हुए हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो एक एक महासागर से ही लगे हुए हैं। इसमें एक देश आपको मिलेगा जिसका नाम है बेलीज। तो जो बेलीज देश है, बेलीज देश ये अटलांटिक महासागर से लगा है। किससे लगा है, अटलांटिक से। तो ये याद रखेंगे, अटलांटिक से लगा है, अटलांटिक ओशन से। और जो एल सल्वाडोर है, जो एल सल्वाडोर आपको मिलेगा ये कंट्री, ये सिर्फ किससे लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है प्रशांत महासागर से। ये पैसिफिक से लगा हुआ है, तो इसे ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है। पूरे उत्तरी अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो एक एक सागर से लगे, मतलब एक एक महासागर से लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कनाडा और यूएसए, ये कनाडा है और ये यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए को कहा जाता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका किन किन देशों से मिलकर बना है, तो ये बना है यूएसए और कनाडा, ध्यान में रखना है। उसके बाद मैक्सिको से लेकर के पूरे दक्षिणी अमेरिका महादेश तक, आप मैक्सिको से यहां से शुरू करेंगे तो पूरा नीचे तक दक्षिणी अमेरिका महादेश तक, मैक्सिको से दक्षिणी अमेरिका महादेश को क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो लैटिन अमेरिका मैक्सिको से लेकर के पूरा दक्षिण अमेरिका महादेश तक है। उसके बाद मैक्सिको से लेकर के यहीं तक, अगर आप पनामा तक देखेंगे, पनामा तक, तो पनामा तक ही यहां से लेकर के पूरा यहां तक, इस इतने को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मिडिल अमेरिका। तो मिडिल अमेरिका में बस यही छोटे छोटे देश शामिल हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के अमेरिका के कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं, रिवर्स के बारे में देख लेते हैं, नदियों के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे मिसिसिपी के नदी के बारे में। मिसिसिपी नदी, यहाँ पर एक झील पड़ता है, यहाँ एक झील पड़ेगा। इस झील का नाम है इटास्का झील। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इटास्का झील। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे, मतलब ये से कि सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ इसकी सबसे लंबी नदी है और यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देख लीजिए पूरा मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी में जाकर के गिरती है। इस नदी का क्या नाम है, मिसिसिपी। और इसकी जो सहायक नदियाँ है उसका नाम है मिसौरी। कौन सी सहायक नदी है, मिसौरी। इसीलिए मिसिसिपी मिसौरी का नाम एक ही साथ भी लिया जाता है, मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। तो मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है मिसौरी, और इसकी एक और इधर से सहायक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है ओहियो। देखिए यहाँ पर मिसौरी नदी है और यहाँ पर ओहियो है। ये दोनों किसकी सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी एग्जाम के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मिसिसिपी जो नदी है ये पक्षी के पैर के ही अनुसार डेल्टा बनाती है। इस तरीके का डेल्टा बनाती है। आप देखेंगे भारत में जो नदियां हैं वो त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है, लेकिन पक्षी के पैर के जैसा ये डेल्टा बनाती है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो पक्षपाद डेल्टा बनाती है, तो आंसर होगा मिसिसिपी नदी। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद अगला नदी यहाँ देख रहे होंगे, इसका नाम है यूकान रिवर, यूकान नदी। यूकान नदी देखिए, यूकान नदी यहाँ से निकलती है, अलास्का के पर्वत से निकलती है यहाँ से। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कहाँ गिरती है, तो ये एरिया है बेरिंग सी का, बेरिंग सागर का। बेरिंग सागर मैंने बताया था कि बेरिंग सागर जो है ये अलास्का और एशिया, एशिया मतलब रसिया, रूस, तो रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग सागर पड़ता है। ये अलग करने का काम करता है। अगर आपसे पूछ देगा कि अलास्का और रूस के अलग करने वाला कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है। यहीं पर बेरिंग सागर है, बेरिंग जल सी है, तो बेरिंग सी में जाकर के ये गिर जाती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। यूकान नदी को हजारों धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। हजारों धुआरों की घाटी इसी में शामिल है। हजारों धुआरों की घाटी क्या होती है, देख लीजिए एक बार। हजारों धुआरों की घाटी, हजारों धुआरों की घाटी मतलब कहने का ये है कि धुआं धुआं हुआ रहता है उसकी घाटी में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जहां से गुजरती है वहां बहुत सारे ज्वालामुखी का सेंटर है, मतलब कहने का वहां बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकला हुआ है, जिसके चलते जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी का बहुत ज्यादा गर्म होता है। गर्म होने से जैसे ही इसका पानी मिलता है इस नदी का, तो वाष्प बहुत ज्यादा बनता है। वाष्प बनने से वहां दिन भर कुहासा जैसा छाया रहता है, धुआं धुआं हुआ रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे हजारों धुआरों की
घाटी कहा जाता है। तो हजारों द्वारों की घाटी किस नदी को कहा जाता है? यूकान नदी को। इसी नदी में स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे कि एक और नदी है यहां पर जिसके नाम है हडसन नदी। हडसन नदी आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हडसन नदी यहां से निकलती है, यहां पर एक शहर है, यहां से होकर गुजरती है और इसका नाम है न्यूयॉर्क। बस आपको यही याद रखना है कि हडसन नदी अमेरिका में है और अमेरिका का सबसे प्रमुख नगर है वहां का न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी के बारे में देख लीजिए। मैकेंजी नदी, देखिए मैकेंजी नदी कनाडा, मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और यहां पर पड़ता है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर यहां पड़ता है, तो ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। ये मैकेंजी नदी जो है ये पूरे कनाडा की सबसे लंबी नदी है और यहां से निकलने के बाद ये कहां जाकर गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। मैंने 4 झीलों के बारे में यहां पर बताया था। एक झील है यहां पर जिसका नाम है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर के बाद यहां पर बताया था ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट स्लेव के बाद यहां पर बताया था अथावस्का। उसके बाद यहां पर मैंने बताया था अथावस्का के बाद ये विनिपेग झील है। तो अथावस्का के नजदीक से ही ये निकलती है क्योंकि ये झील जो है ये गर्मी के दिनों में ही वहां पर पिघलता है बर्फ, तो ये झील बनते हैं, नहीं तो सालों भर ये बर्फ से ढके रहते हैं। तो ये नदी भी ऐसे ही है, जब बर्फ पिघलता है तो ये नदी स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। तो ये ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक नदी है यहाँ पर कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बारे में देख लीजिए आप कि ये नदी यहाँ से अमेरिका के इस पठार से, कोलोराडो का पठार है ये, कोलोराडो के पठार से निकलती है और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसे ध्यान में रखना है। ये यहाँ से निकलती है कोलोराडो नदी और इस हिस्से से निकलती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए कि इस नदी, ये जो नदी है कोलोराडो नदी, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन को हिंदी में गार्ज बोला जाता है। क्या कहता है? गार्ज। तो दुनिया का सबसे बड़ा गहरा गार्ज, जैसे आप देखेंगे हमारे देश में इंडिया की जो नदी है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये क्या है कि गार्ज बनाती है, हिमालय को काट काट कर गहरा कर देती है। वैसे ही ये पर्वत को काट करके, यहाँ पर ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, ये इस पर्वत को काट करके गहरा गार्ज बना देती है, बहुत गहरा, दुनिया का सबसे गहरा। उसका नाम है कोलोराडो नदी। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद अगली जो नदी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी, ये एरिया भी पूरा बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ भी बर्फ जमा रहता है, लेकिन ये जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों से जब चिनूक हवाएं, चिनूक हवा जो है वो गर्म हवा है, चिनूक हवा जब चलती है तो ये बर्फ पिघलने लगते हैं। जब बर्फ पिघलने लगते हैं तो इसके बर्फ पिघल करके इन झीलों में भर जाते हैं और इन झीलों में पानी आ जाता है, जिससे ये झील एक दूसरे से नहर द्वारा जुड़े हुए हैं और ये सेंट लॉरेंस नदी को पानी प्राप्त होता है और यहीं पर जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये जल गिरा देती है। तो इसे ध्यान में रखना है। इसका निर्माण जो होता है सेंट लॉरेंस नदी का, वो ग्रेट लेक्स से होता है। ग्रेट लेक्स से कौन नदी निकलती है? तो ये नदी है सेंट लॉरेंस नदी और यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बगल में ही एक खाड़ी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, इसका नाम है ब्यूफोर्ट की फंडी की खाड़ी। क्या नाम है? फंडी की खाड़ी। दुनिया का सबसे ऊंचा जवार फंडी की खाड़ी में ही आता है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जवार कौन सी खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। तो इसे ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 2 शहर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2 शहर, एक है मॉन्ट्रियल, कागज उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। मॉन्ट्रियल जो शहर है, मॉन्ट्रियल शहर जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उसके बाद क्यूबेक सिटी या क्यूबेक शहर जो है ये भी कहाँ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो 2 शहर का नाम जरूर याद रखना है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा याद रखिए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर किस नदी किनारे बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए हैं सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर एक पेनिनसुला है।
पेनिनसुला को बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के सबसे अंतिम हिस्से में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीच पाया जाता है, एक शहर भी है वहाँ पर, मियामी। क्या नाम है? मियामी। तो मियामी बीच बड़ा फेमस है, वहाँ पर पूछ दिया जाता है कि मियामी बीच कहाँ है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पड़ता है अमेरिका में, मियामी का बीच अमेरिका में पड़ता है। आगे देखेंगे, अब ये तो मैंने बता दिया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेरिका की राजधानी स्थित है। अब आगे देखिए, अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहां पर एक चोटी दिख रही है, ये जो पर्वत है पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पर्वत है इसका नाम है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत दुनिया के दूसरी सबसे लंबी पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है एंडीज पर्वत, जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में हम लोग पढ़ेंगे। रॉकीज पर्वत दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है और इसका विस्तार 3 देशों में, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इसमें फैला हुआ है। यहाँ पर पड़ता है अलास्का का पर्वत, ये अलास्का का पर्वत है और ये रॉकीज पर्वत है। पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले और ये अलास्का पर्वत में स्थित है, अलास्का पर्वत में है, अलास्का पर्वत। तो इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अलास्का है। यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी है, अमेरिका भी पूछेगा तो, क्योंकि ये जो अलास्का है वो किसका भाग है? अमेरिका का है। भले लगा हुआ है कनाडा से, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? अमेरिका का है, यूएसए का। तो माउंट मैकिनले जो है, माउंट मैकिनले, ये अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ पूरे उत्तरी अमेरिका और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर पूछ देगा कि रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, रॉकीज पर्वत देखिए यहां से यहां तक, रॉकीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, इसे ध्यान में रखना है। माउंट एल्बर्ट स्थित है इसमें, किसमें? यहां पे देख लीजिए आप, माउंट एल्बर्ट है। तो ये पूरे रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसे ध्यान रखना है। इसके पश्चिमी हिस्से में, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी हिस्से में छोटे छोटे पर्वत पहाड़ी आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा कास्केड पर्वत। देख लीजिए यहाँ पर कास्केड पर्वत है। सियरा नेवादा बहुत ही फेमस है, ध्यान में रखिएगा सियरा नेवादा के बारे में। सियरा नेवादा जो पर्वत है, ये यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में पड़ता है। कैलिफोर्निया, सियरा नेवादा के निचले हिस्से में कैलिफोर्निया में ही डेथ वैली स्थित है। डेथ वैली को क्या बोलते हैं? मृत घाटी। देख लीजिए यहाँ पर मृत घाटी है, मृत घाटी, डेथ वैली। डेथ वैली में, यहाँ पर डेथ वैली में, मृत घाटी में ह्यूमिडिटी बहुत कम है। मतलब कहने का है कि अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपके शरीर से पूरा ह्यूमिडिटी खींच लेगा वो। मतलब कहने का है कि आप ऐसे ही मर जाएंगे वहाँ। मतलब कोई भी जीव जंतु अगर जाता है तो उसके शरीर से ह्यूमिडिटी निकालेगा, आर्द्रता, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, मृत घाटी। तो मृत घाटी कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में, सियरा नेवादा पर्वत में पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद, हाँ, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर है, ऊपर में आर्कटिक सी है, यहाँ पर बैफिन खाड़ी है। बैफिन खाड़ी देख लीजिए, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पड़ता है, बैफिन की खाड़ी है। और यहाँ पर फंडी की खाड़ी पड़ेगा। फंडी खाड़ी के बाद यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये सभी खाड़ियाँ हैं, इन सब के बारे में ध्यान रखना है। इन द्वीपों के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा किसके लिए ज़्यादा उत्पादन करता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि क्यूबा चीनी का ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ पर जमैका केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इन सबको बोला जाता है वेस्ट इंडीज़। और इस द्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इसे याद रखिएगा, ये सबसे लास्ट आइलैंड है इसका। तो ये दक्षिण अमेरिका के नज़दीक में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महादेश के नज़दीक में पड़ता है। तो ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। और इसका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा और ये इसका दूसरा पार्ट है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मरुस्थल है, आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका नाम है ग्रेट बेसिन।
ग्रेट बेसिन है, मोहावे है और सोनेस है, सोनोरन बोला जाता है उसे। ग्रेट बेसिन, मोहावे और सोनेरन। तो ये जो डेजर्ट आप देख रहे हैं, मरुस्थल, ये सभी कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में ही पड़ता है। तो यहीं तक था। फिर हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में। ये एक ऐसा आइलैंड है ग्रीनलैंड जो सालों भर बर्फ से ही ढका रहता है, सालों भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर लोग कुत्तों से अपना बैठ करके उस पर और खींचते हैं ताकि शिकार करते हैं, वैसे ही कुत्तों के सहारे लेते हैं यहाँ पर, फिर मतलब फिसल करके जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।